अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम और इशाल हैं निजी मसरूफियात के बायस बैरून मुल्क, तो कुछ ही दिनों के बाद वो हमें ज्वाइन कर लेंगी। तो आज आपका और हमारा साथ रहेगा जनाब। सबसे पहले इससे पहले कि प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, कुछ बहुत ही खूबसूरत और रिफ्रेशिंग विजुअल्स आपको दिखाते हैं। और वो विजुअल्स हैं मावरा हुसैन की शादी के, जिन्होंने अपने को स्टार के साथ शादी की है और उनका नाम है अमीर गिलानी। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अपने इस शूट के अंदर। रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर दोनों बंध गए हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी और अमीर गिलानी की तस्वीर शेयर करते हुए बिलाखिर इस हंगामे के दौरान तुम्हें हासिल कर लिया, एक तो ये लिखा, और जो हैशटैग जनाब उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही क्लिकी है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया है। और वो है कि जी मावरा अमीर हो गई हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है अमीर गिलानी। और हैशटैग बड़ा ही मुनासिब और बड़ा ही कैची उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुछ मज़ीद विजुअल्स भी दिखाते हैं। लाहौर के शाही किला के अंदर ये शूट हुआ है, कौन कौन शामिल था ज़रा वो मुनासिर भी देखिए। तो ये थी मावरा हुसैन, उनके साथ अमीर गिलानी, उनकी बहन उर्वा भी दिखाई दी वहाँ पे, फरहान सईद उनके हस्बैंड वो भी थे। और बहुत ही खूबसूरत इमोशन से भरपूर ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस नए कपल के साथ कि अल्लाह ताला इस सफ़र को कामयाबी के साथ, इसका आगाज़ तो हो चुका है, भरपूर खुशियाँ समेटे। और जिस तरह आप जानते हैं कि कुबरा और अभी गौहर की शादी के चर्चे हो ही रहे थे कि ये जोड़ा भी शादी के बंधन में बन चुका है। तो हमारी ढेरों दुआएं इन लोगों के साथ है। आगे बढ़ते हैं, जरा टॉप 5 स्टोरीज का जायजा ले लेते हैं नाज़रीन। खबरें कुछ गर्म हैं और कुछ नए इत्तेहाद भी बन रहे हैं अपोजिशन के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ चीज़ है वो ये कि पीटीआई ने 8 फरवरी को जलसा करने का फैसला किया है। इसके मकासद क्या है? पीटीआई ने 19 फरवरी को भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। ये दोनों वो डेट्स हैं जब सैमुल की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। तो क्या अहदाफ हासिल करना चाह रही है पीटीआई? क्योंकि हमारे सामने एससीओ समिट के मौके पर भी इसी तरह का एहतजाज किया गया था। तो इसमें एहतजाज में से क्या हासिल कर पाएगी पीटीआई, इसका जायज़ा लेंगे। फिर बात होगी गज़ा पर अमरीकी कब्ज़े की। ट्रंप का ऐलान सामने आया है और वो कहते हैं कि जिस तरह बिल्ली थैले से बाहर आ गई हो, फ़लस्तीनी गज़ा को छोड़ दें, ये अब मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द गज़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे और हम इसके मालिक होंगे। ट्रंप की तरफ से अब खुलेआम ये धमकियाँ दी जा रही हैं ऐसे मौके पे जब इस्राएली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो अमेरिका के दौरे पर है, वाइट हाउस के दौरे पर है। क्या मकासद हैं इस तरह की धमकियों के और दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है, इसका भी जायज़ा लेंगे। फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड कितना बैलेंस है, क्योंकि इस पर तनकीद भी हो रही है। कुछ ऐसे खिलाड़ी जो काफ़ी अरसे से मंजर से गायब थे, अचानक उनकी एंट्री हुई है, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे?
फिर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो पाकिस्तान आना तो गवारा नहीं करता, लेकिन इस इवेंट को वो कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए मुसलसल कोशा है। क्या उनकी जो कोशिशें हैं वो उन्हीं के जो गड्ढा खोदा गया है वो खुद ही उसमें गिरेंगे? ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ज़ेर गौर है। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है इस ज़बरदस्त इवेंट को होस्ट करने के लिए। तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेडियम्स की जो तज़ीन व आराइश का काम है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ इंतज़ार है ओपनिंग सेरेमनीज़ का, जिनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और स्क्वाड तो पहले ही हमने आपको बताया कि उसका ऐलान हो चुका है। लेकिन जो क्रिकेट के पंडित हैं, जो क्रिकेट के गुरूज़ हैं, वो अपने अपने तबसरे और तज्ज़िये सामने रख रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे। सिंगल मदर होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सिंगल मदर आयरन लेडीज़ है और सिंगल मदर पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना कैसे करती हैं, उनका मुकाबला कैसे करती हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है और माशरे को भी उनका सहारा बनना चाहिए। ना कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ाए जाएं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ाए जाएं, बल्कि माशरे को उनके सपोर्ट का किरदार अदा करना चाहिए। इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, जिसमें से 18 से 29 साल के पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो चुके हैं, इसका शिकार हो चुके हैं। ये रेशो अब कम उम्र नौजवानों में आखिर क्यों इतनी बढ़ रही है हाई ब्लड प्रेशर की, इसकी वजूहात क्या है, मुहर्रिकात क्या है और इस पर काबू किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसका भी जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं। पीटीआई ने 8 फरवरी को नाज़रीन लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग रखी है और याद रहे कि 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच भी है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में आपको हमने बताया था कि भरपूर तैयारियां हो रही हैं। पीटीआई ने एक और जो मुतालबा किया है या ऐलान किया है वो 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल देने का है। तो माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। माजिद निज़ामी साहब, हमारे सामने ही है तारीख एशिया समिट की, ज़्यादा देर नहीं हुई इस बात को। उस वक्त भी एतराज़ हुआ था कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बड़ा इवेंट होस्ट करने की बात होती है। फिर हमें 2014 का वो मौका भी याद है जब 126 दिन का धरना दिया गया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था। तो ये वो सारे मौके हैं जब पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करना होता है, हुकूमत इंतजामात में उलझी हुई होती है, पीटीआई को एहतजाज याद आ जाता है। क्या ये वाकई में मुल्क के मफाद के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, या फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और मुल्की मफाद इसमें बहुत पीछे जा चुका है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस हवाले से तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, हमें कुछ बुनियादी असूल तय कर लेने चाहिए और उसके बाद सियासत में उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। मिसाल के तौर पे जलसे जुलूस, एहतजाज या रैलियां अगर वो पुरअमन हो तो वो किसी भी दिन किसी भी इवेंट के मौके पे की जा सकती हैं। हमारे सामने अमेरिका की, यूरोप की कई मिसालें हैं कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा होता है, बाहर एहतजाज हो रहा होता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर कोई गैर मुल्की सरबराहान जब आते हैं तो उस वक्त ये चीजें ये बड़ी नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से असूल ज़वाबित तय करने चाहिए कि अगर एहतजाज हो वो पुरतशद्दुद ना हो, उसके अंदर जलाओ घेराव ना हो, आप अपने जज्बात का इजहार करें, हुकूमत वक्त से इख्तलाफ करें, बिल्कुल एक आईनी जमहूरी हक है। उसके बाद आप, लेकिन क्या निज़ामी साहब ये फ्रस्ट्रेशन है, बेबसी है कि हर वक्त हर मौके को इसी तरह की टाइमिंग का ही चुनाव किया जाता है पीटीआई की तरफ से, और फिर इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी कौन दे सकता है कि ये पुरतशद्दुद नहीं हो जाएगा, इसमें कोई तखरीबकारी का एलिमेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं वो मौके की तलाश में होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि चूंकि यहाँ पर उस तरह से सियासी रवायात मुस्तहकम नहीं है तो ये खदशा मौजूद रहता है। हमने 26 नवंबर को भी देखा, उससे पहले भी देखा, तो ये सारे मामला साथ चलते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के एक लाहे अमल बनाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये ब्रीदिंग स्पेस ही अपोजिशन से ले लेंगे और दूसरी जानिब अगर अपोजिशन इस चीज को गलत इस्तेमाल करेगी तो दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होगा। होना तो ये चाहिए कि ऐसे विजुअल्स आए कि एक तरफ पुरअमन जलसा हो रहा है और दूसरी तरफ दूसरा इवेंट भी बड़े पीसफुली अंदाज में खत्म हो गया। तो इस तरह के जो मनाजिर हैं वो हमारी जमहूरियत को, हमारी रियासत को मुस्तहकम करेंगे। अच्छा, एक चीज़, एक और भी पहलू है, वो ये कि जो मैचेस वाला मामला है इन इवेंट्स का, चाहे वो सेमुल की सीरीज़ हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, भारत पहले ही इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिशें करता रहा है। इंतजामात में ताख़ीर को लेके मुख्तलिफ मौके तलाश वो करता ही रहता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसे मौके पर जब पीटीआई, मुल्क की बड़ी सियासी जमात, सरापा एहतजाज होगी तो मैसेज क्या जाएगा दुनिया को, और वो साजगार माहौल जो हम दुनिया को
बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्या वो भी इससे मुतासिर नहीं होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट का जो मामला है उसका तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और पॉलिटिकल सर्टेनिटी से ताल्लुक है। अगर वो अनसर्टेनिटी की चीज हमारे सामने मौजूद है तो वो गुज़िश्ता 1 साल में, बल्कि गुज़िश्ता 3 साल में, और अगर हम उससे पहले जाएं तो 2018 से 2017-18 से ये चीज सामने आ रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि इस हवाले से हुकूमत को दिल बड़ा करते हुए एक रास्ता निकालना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि 8 फरवरी को मैच है, लेकिन ये बात भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस का 1 साल मुकम्मल हो जी। रहा है और उस इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सी जमातों को एतराजात हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी कि अगर इलेक्शन का पहला साल मुकम्मल हो रहा है तो उसके जी, ऊपर लोग आप सही कह रहे हैं एहतजाज कि करेंगे। सिंबॉलिक एक अहमियत है 8 फरवरी की। 1 साल मुकम्मल हो रहा है। 8 फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए और 25 को अब एहतजाज करना चाहती है। लेकिन ये जो एक मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी थे, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के दोस्त मौजूद थे, आपको लगता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉकबस्टर मीटिंग थी और हुकूमत के घबराने के लिए का वक्त है ये, आपको लगता है कि वाकई हुकूमत को घबराना चाहिए इस अलायंस के बायस? अगर ये सारी कुव्वतें जिसमें मौलाना भी हो सड़कों पर आ गई तो हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, किस तरह से मुकाबला करेगी इसका? जी, मैं तो इसको महज एक सियासी बयान ही समझता हूँ कि जिसके अंदर ऑपोजिशन, चूंकि ये फरवरी है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 साल होने को इंतखाबात को, तो जी। फरवरी में हमें मुजाहिमत की सियासत देखने को मिलेगी, गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी, तुंदो तेज बयान आएंगे। जहां तक ग्रैंड अलायंस का मामला है या एहतजाज की कॉल्स का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज अभी लॉन्ग रन में शायद हमें देखने को मिले। इतना जल्दी ऑपोजिशन जमातों में इस हवाले से कोई ना कोई कंसेंसस नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि महमूद खान अचकजई हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, दीगर सियासी जमातें हों, उनके साथ जो तहरीक इंसाफ की एक बॉन्डिंग है जी। या उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि वो ग्रैंड अलायंस में जाए तो उन्हें आला जरफी का मुजाहरा करते हुए, अपना दिल बड़ा तो करते अभी हुए ये जो चेंजिंग हुई उन है, तमाम क्योंकि रहनुमाओं को अकोमोडेट करना गंडापुर पड़ेगा। साहब को थोड़ा सा बैक फुट पे ले जाना, जुनैद अकबर साहब को सामने लेकर आना, ताकि मौलाना को भी दीगर कुव्वतों को भी ज़रा थोड़ा सा साथ लेके चला जाए, ये स्ट्रेटजी कैसी है? और आप समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी है बड़ी कि वो मौलाना जैसी शख्सियत को 26वीं आनी तरमीम में अहम किरदार अदा करने के बावजूद अपने साथ नहीं रख पाए और वो फिर से नाराज़ हैं और वो तो अब नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई। जी, हमारे सामने इस तरह की एहतजाजी तहरीकों के हवाले से दो बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक तो पीडीएम वन की है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान को फ्रंट फुट पे किया, आगे लेके आए। इसी तरह हमारे सामने एआरडी की एग्जांपल है, जो कि मुशर्रफ दौर में थी। जी। उसमें भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने नवाबजादा नसरुल्लाह के नाम पे इत्तेफाक किया। तो इसलिए अभी भी अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो ग्रैंड अलायंस बनाए, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करे, तो उन्हें इस सारे मामले के अंदर किसी एक ऐसे नाम पे इत्तेफाक करना होगा जो उनकी जमात से ना हो। अगर तो तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाती है और उसके ऊपर वो उसकी सरबराही भी अपने पास रख लेती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे कोई अपोजिशन की तहरीक नहीं चलने वाली। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को दूसरे रहनुमाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई का जो मामला है, वो अभी मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ का जो उनसे वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा। उसके बाद ही हम इसके कोई नताइज देख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि फरवरी के महीने में 1 या 2 मीटिंग्स के बाद हम ये तवक्को कर लें कि कोई बहुत बड़ा एक अलायंस जो है वो सामने आएगा जिसमें ऑपोजिशन के बड़े कामयाब जलसे होंगे। ये चीजें मेरा ख्याल है अच्छा, वक्त लेती हैं इस और चीज़ का अभी दारोमदार आपके ख्याल में किस पे होगा? क्योंकि एक ऑपोजिशन इत्तेहाद हमने कामयाब होता देखा है माजी में और माजी करीब में, जब पीटीआई की हुकूमत को चलता किया गया। तो आपको लगता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसा माहौल है जिसमें ये मौजूदा पैदा होने वाला ऑपोजिशन इत्तेहाद भी कोई हुकूमत को जाने के लिए काम कर सकता है या कारगर साबित हो सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सिर्फ एहतजाज ही कामयाबी के लिए जरूरी नहीं होते। ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि जिसके अंदर आप एक तरफ तो एहतजाज कर रहे होते हैं, दूसरी जानिब आप बामानी मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, रियासत के मुख्तलिफ इदारों से राब्ते में होते हैं, और ठीक। उसके बाद ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। इसी तरह हमारे सामने 2018 में 19 में मौलाना फजलुर रहमान के धरने की मिसाल मौजूद है कि वो बड़े तादाद के साथ, बहुत से लोगों के साथ इस्लामाबाद तो आए, लेकिन वो धरना उनका कामयाब नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट स्टार्ट हुए अभी 1 साल बमुश्किल हुआ था। तो इसलिए जी। पाकिस्तान के सेटअप के अंदर हुकूमत के पहले साल में या दूसरे साल में
बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चला के उसे गिराना को 20-25 साल से तो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो इसलिए अच्छा। तहरीक इंसाफ को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है, और उस वक्त तक वो कारकुनों को अगर एक्टिव रखना चाहते हैं, मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, तो फिर उन्हें ये जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाहर एहतजाज, ये वाला एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो में एस्टैब्लिशमेंट का आपको मूड क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बैकडोर राब्तों की बातें तो अब भी हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ शायद किसी फोरम पे बात हो रही है, फिर बानी पीटीआई का ओपन लेटर लिखना, गो के उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उनका आ चुका है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघलेगी, और अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसके लिए क्या करना होगा पीटीआई को जो अब तक वो नहीं कर पाई? जी, बर्फ पिघलने के हवाले से 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट को एक स्पेस चाहिए जिसके अंदर वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ मईशत को तरक्की दे सकें, तो उसके लिए उन्हें सियासी तौर पे एक ठंडा माहौल चाहिए होगा। ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। ऑपोजिशन का मसला ये है कि वो 1 साल से एहतजाज करते हुए आ रहे हैं, और इस वक्त कारकुन भी थक जाते हैं, और उनको उस तरह से एक्टिव रखना खासा मुश्किल होता है। जी। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जो इक़दामात हो सकते हैं, उसमें ये तो मुमकिन नहीं है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई इस मरहले में देख लें, वो तो बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा। बेसिकली जो मेरे ख्याल में इस वक्त डुएबल चीज है वो ये है कि उन्हें अडयाला जेल से निकाल कर बनी गाला या ज़मान पार्क कहीं पे नजर बंद कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं समझता हूँ। उससे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अच्छा, आपको टेम्परेचर है लगता वो है कि बहुत इसके जाएगा। इसके इम्कानात शायद निकल आए, लेकिन ये जो अभी हमने चेंज ओवर देखा है, गंडापुर साहब को जिम्मेदारियों से आज़ाद किया गया, जुनैद अकबर साहब आए हैं बड़े जारहाना अंदाज में। एक तो उन्होंने कहा कि करप्ट लोग हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे, जो कि इस बात का एतराफ़ है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में करप्शन पनप रही है। साथ में उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक जो लीडर्स हैं उनकी भी कोई जगह नहीं है। तो ये जो 8 फरवरी का 19 फरवरी का लॉन्ग मार्च और जलसा होने जा रहा है, क्या देखते हैं अवामी शमूलियत कितने बड़े पैमाने पे होगी, और क्या वो जो माजी के तजुर्बात हैं उसके बायस अवाम का इंटरेस्ट उतना है जितना पहले था? जी, ये इसके 2 मेरा ख्याल है वजूहात हैं। एक तो ये है कि चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि फरवरी का महीना है और इलेक्शंस की पहली सालगिरह है या बरसी है, जो भी आप उसे कहना चाहें, जी। तो उसमें तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता कि वो मुफाहिमत, मुज़ाकरात की बात करे। तो इसलिए ठीक। उन्होंने, आपने ये देखा कि पंजाब में उन्होंने आलिया हमजा को, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर को उन्होंने स्पेस दी है, जिम्मेदारियां दी है, ताकि फ्रंट फुट पे आके खेले, मुजाहमत का जो बयानिया है उसको लेके चले। दूसरा ये है कि नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुछ ना कुछ मायूस थे, परेशान थे, तो अब उसको भी काफी अरसा गुजर चुका है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि वो मुफाहिमत से निकल के मुजाहमत की तरफ आए। तो इसलिए फरवरी का जो महीना है, उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें, सियासी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अच्छा। ताकि कारकुन भी एक्टिव हो। 8 फरवरी का जो है वो 1 साल मुकम्मल हो रहा है, उसके ऊपर भी एहतजाज किया जाए, ग्रैंड अलायंस की तरफ भी जाया जाए। तो इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि जी। फरवरी के अंदर तहरीक इंसाफ बिल्कुल जारहाना तौर पे खेलेगी। उसके बाद हो सकता है अप्रैल मई के अंदर वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। ठीक है, इस जारहाना इनिंग का जवाब हुकूमत किस तरह से देखती है? ताकत का इस्तेमाल होता है या फिर मुज़ाकरात से, बातचीत से कायल करने की कोशिश की जाती है? ये डिपेंड करता है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी इस पर क्या है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ। उनकी राय है कि फरवरी में ज़रा गर्मी बढ़ने जा रही है, एक तो सियासी दर्जारत भी बढ़ रहा है, वैसे भी मौसम के अंदर तब्दीली देख रहे हैं, और इस बार लगता है कि गर्मी वक्त से पहले आएगी और शायद शिद्दत के साथ आएगी। आगे बढ़ते हैं, और एक और बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान कर दिया है, और अमेरिकी सदर का मंसूबा तारीख साज है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका गज़ा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा और हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना होगा। मजीद इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू का क्या कहना था, पहले वो सुनिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा। उर्दन और मिस्र के रहनुमा फलस्तीनियों के लिए जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई है, उन्हें फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया है। वो जल्द इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करेंगे। इस मंसूबे में सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहम मुआहिदे में शामिल होंगे। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it.
and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमने हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीके पर तबादला ख्याल किया है। गजा को दोबारा तामीर करने और इस पर कब्जा करने का अमल उन्हीं लोगों के जरिए नहीं होना चाहिए। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि ट्रंप का मंसूबा तारीख बदल सकता है। इस्राएल और अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी एटमी हथियार तैयार न करे। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस पर बात करने के लिए मंसूर जाफी साहब माहिर मशरक़ मुस्ता उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। मंसूर साहब, जिस जारियाना अंदाज में अमेरिका की सोच थी वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। जिस तरह से अब इजहार किया जा रहा है कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में बज़ाहिर वो कहते हैं इस्तेहकाम लाना है, हज़ार मुलाजमतें लाना है, इस तरह से खुल के इजहार अमरीकी हुकूमत की तरफ से क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी कि अमरीकी जो अवाम और इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पे उनकी जो हुकूमत है उसकी इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती कि इस वक्त उनकी सरबराही एक ऐसे सदर कर रहे हैं कि जो अमरीका की जो मुसल्लमा खारजा पॉलिसी है उसको अप्स एंड डाउन कर दिया उन्होंने। जिस अंदाज से उन्होंने ये बयान दिया है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई नाकाबिल अमल बयान जो है उन्होंने दे के नेतन्याहू को अपने साथ बिठा के उन्हें तो खुश कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को उन्होंने इस बयान के बाद नाराज कर दिया है। आप देखिए कि आमतौर पे पूरी गजा की जंग में खासतौर पे अरब दुनिया बिलखुसूस सऊदी अरब की तरफ से रद्द-ए-अमल बहुत मुहतात आता रहा है, लेकिन ये एक ऐसा वाकया था कि इसके बाद सुबह 4 बजे के वक्त पे ये बयान यानी सऊदी वक्त के मुताबिक आया है, तो ऐन उसी वक्त जो है अगले ही लम्हे जो है सऊदी अरब की तरफ से इसकी दो टोक अंदाज में रिजेक्शन जो है और उसके बाद एक सिलसिला है एहतजाज का, मजम्मत का और इस नाअक़बत अंदेश सोच पर मातम अभी भी जारी है। तो मैं समझता हूँ ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कम से कम एक अपने ही जो इंतज़ामिया है, अपनी ही जो अमरीकी सोच है और ख़ास तौर पे वो सोच के जिसका बड़ा चर्चा किया जाता है जमहूरियत के उन्वान से और दीगर इंसानी हकूक़ के हवाले से, उस पर ही एक खुदकश हमला कर दिया है। और उसके बाद उनका ये फरमाना कि इस इलाके को हम एक डेमोलिशन साइट के तौर के बाद में डेवलप करेंगे और इसे एक ऐसा यानी खुशहाल इलाका बनाएंगे। बुनियादी तौर पे तो वो अब अमेरिका ने जो एक असला फराम किया था इसराइल को और उसने जिस बड़े पैमाने पे उसकी यहाँ बरसात की है, तो उसके बाद यकीनन यहाँ पे बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं और माजी में इसी नौइयत के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब जो माजी की जंगें हुई हैं उन्हें ही वहाँ के मज़ाहमती तंजीमों अच्छा, लेकिन मंसूर साहब मुखालिफिन तो मुखालिफिन मुसलमानों के तो बड़ा ही वाज़ेह उनके कुरान पाक में भी है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम तो उनके मुखालिफिन में से हैं। जो जारहाना अंदाज डोनाल्ड ट्रंप अपनाए हुए हैं उनके शर से तो लग रहा है कि उनके अपने इत्तेहादी, उनके अपने दोस्त भी महफूज नहीं हैं, तो इसके असरात आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? यकीनन जी उन्होंने जिस अंदाज से इस न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि कनाडा को, मेक्सिको को, पनामा को बुली करने की कोशिश की है और अब उसके बाद वो ताइवान की तरफ आके बढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से चीन को भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ मेरा ख्याल जंग मोल लेने का जो है वो तहिया कर रखा है। और अभी आप देखिए कि जैसे ये मेक्सिको उन लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है तो उसके बाद एक ही दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने अपने उस डिसीजन को रिवर्स भी किया है। और माजी में आप देखिए कि जिन जिन इलाकों पे इसराइल ने अमेरिका ने खुशहाली के नाम पे अपनी जंगें मुसल्लत की हैं, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, आप देखिए कि वो और इराक हो, तबाही और बर्बादी का एक ऐसा वो चैप्टर छोड़कर आए हैं कि जहां आज तक जिंदगी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। और आप देख लीजिए पड़ोस में अफगानिस्तान का क्या हाल है, इराक में क्या हाल है। अच्छा, ये जो दावा था आने से पहले और आने के फौरन बाद भी, आने से 1-2 रोज पहले जिस वक्त जंगबंदी हुई है तो वो इसका क्रेडिट ले रहे थे कि जी बड़ा कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है सीज फायर करवा के, और जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपेन्स थी और जो उनको जानने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि वो बिजनेस माइंड के शख्स हैं, वो जंगें रोकने वाले हैं। उनके टेन्योर में पिछली बार कोई जंग शुरू नहीं हुई क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो इस बार जो उनके अज़ाइम हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं और जो उनके प्लानिंग्स हैं उसको देख के लगता नहीं है कि इस बार उनका टेन्योर पुरअमन हो। आपकी राय क्या है इस पर?
जी, उनका उनका जहाँ तक कारोबारी शख्सियत होने का था, तो उनका कारोबार बेसिकली ये वार इंडस्ट्री ही है। आपने माज़ी में भी देखा है कि वो इसी नौइयत के बयानात अपनी पुरानी इंतखाबी मुहिम में भी देते रहे हैं कि हम फ़लाँ को इसलिए पसंद करते हैं, मिडल ईस्ट को इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ के लोग हमसे असला खरीदते हैं और उससे हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं और उससे हमारी जो है अवाम को यहाँ जॉब्स मिलती हैं, उनके लिए सेहत और सलामती के मौके पैदा होते हैं। तो अमेरिका अपने अवाम की ख़ास तौर पे इस नौइयत के जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो अपने अवाम की वेल बीइंग के लिए यकीनन अपनी इस वार इंडस्ट्री को भी फ्लरिश करना चाहते हैं। और आपने देखा है कि गज़ा जंग के मौके में जब खुद फ़लस्तीनी यूनिवर्सिटियों के अंदर एहतजाज हुआ, तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई कि किस तरीके से बाज़ जामियात ने तालीम और तहकीक के नाम पे इसराइल की हम्म। वॉर इंडस्ट्री के अंदर अपने-अपने एंडोवमेंट फंड लगाए हुए हैं। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इसराइल की उस वॉर इंडस्ट्री को और उस पर अमेरिका भर में शदीद एहतजाज हुआ, जिसके बाद जी हाँ। यकीनन आपने देखा कि जी, और वो उसमें दुनिया की दीगर आवाज़ भी एहतजाज की शामिल हो गई। बिल्कुल, तो उसमें बुनियादी तौर लाखों की पे तादाद में, गवर्नमेंट हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। अभी हम देख रहे हैं इस हालिया बयान के बाद, आपने सऊदी अरब का तज़किरा किया, MBS के बयान की बात की, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत हो गई, जर्मनी की हुकूमत हो गई। तो ये वो सारी हुकूमतें हैं जो कि पहले हमने देखा अमेरिका के मौक़िफ़ की तायीद करते थे, लेकिन इस तरह के अज़ाइम के बाद तो वो भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने मुखालफिन की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा करने जा रहा है अपने इक़दामात की वजह से, अपने अज़ाइम की वजह से? जी, अमेरिका तो नहीं, अमेरिका के ये जो सदर हैं, इनकी ये कम से कम ये एक शऊरी कोशिश लगती है कि इस वक़्त दुनिया जो है, वो एक तरफ हो जाए और अमेरिका के ये सदर जो हैं, वो अपने एक अनोखे एजेंडे और अपने ये जो बहुत ही मालदार मुतमव्वल किस्म के जो एलन मस्क एंड कंपनी जो उन्होंने अपने जी। इर्द-गिर्द इकट्ठी कर रखी है, जो बुनियादी तौर पे सहयूनियों से ज़्यादा सहयूनी है। बाइडेन ने तो खुद ऐलान किया था कि मैं सहयूनी हूँ, लेकिन ये अपने इक़दामात के ज़रिए ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें दुनिया के अमन और आशती से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया को ताकत के ज़ोर पे बुली करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज तक जो है मशरिक़ वस्ता बिलख़ुसूस फ़लस्तीन में अमन कायम नहीं होने दिया और खुद अपने ही किए हुए माज़ी के माहदात जो है, चाहे वो माहिदा ओस्लो हो, अब खुद इस इक़दाम के ठीक। बाद उर्दन के साथ उनका जो अमन माहिदा है, जो मिस्र के साथ अमन माहिदा है, वो भी खतरे में दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बज़ाहिर अमेरिका फंस कर नारा लगाने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के इक़दामात, जिस तरह के बयानात और जिस तरह के अज़ाइम लिए मंज़र-ए-आम पर आए हैं, लगता यह है कि अमेरिका को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा अगर वो इसी डगर पर कायम रहे। हम देख रहे हैं कि उनके अपने इत्तेहादी उनसे नाखुश हैं, उनके पड़ोसी ममालिक उनसे नाखुश हैं और अब वो इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को उनके दौरे के मौके पर खुश करने के लिए इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं और काफ़ी मुमासलत हमें दिखाई देती है। अगला दौरा जो होने जा रहा है वो नरेंद्र मोदी का है, वो वाइट हाउस के नए मेहमान बनने जा रहे हैं। तो क्या उन्हें खुश करने के लिए कोई और मुतनाज़ बयान ना आ जाए, इस बात के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे। सऊदी अरब में 6 साल के बाद एक पाबंदी ख़त्म की गई है और एक बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को। सऊदी अरब में व्हाट्सएप के सार्फिन 6 साल के वक्फे के बाद दोबारा से अब वॉइस और वीडियो कॉल करने के काबिल हो गए हैं। जी हाँ, ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया ये तब्दीली मुस्तकिल होगी या आर्जी साबित होगी, लेकिन अभी तक के लिए लोग इससे खुश दिखाई देते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, दीगर लोग हों या अपने सऊदी अरब के शहरी हों। क्योंकि इससे पहले व्हाट्सएप के ज़रिए व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स पर पाबंदी थी और इसे हटाना हैरान कुन तो है, क्योंकि सऊदी हुकाम की जानिब से इससे कबल कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया और रेगुलेटरी पॉलिसियों की वजह से सऊदी अरब में ये फ़ीचर 2019 में ब्लॉक किए गए थे। लेकिन सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी के माहिर अब्दुल्ला अल सबई ने कहा है कि इक़दाम टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों से हम आहंग है और मुमकिन तौर पर सार्फिन के लिए भी मौसलात को बेहतर बनाएगा। तो एक अच्छा इक़दाम है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। यकीनी तौर पर लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गपशप की जा सकेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन अभी, और ब्रेक के बाद बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं जनाब, तफसील से जायजा लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए भारतीय मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की, जो कि आपकी और मेरी हम सब की फेवरेट हैं और आज उनकी तीसरी बरसी मनाई जा रही है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की बुलबुल के नाम से उन्हें जाना जाता था। लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाए हुए गानों का एक ख़जाना छोड़ा है और 70 साल से ज़ायद अरसे तक जारी रहने वाले करियर में उन्होंने जो गाने गाए उसका अगर
अंदाज़ा लगाया जाए, गिनने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लता जी ने भारत के अजीम प्लेबैक गुलकारों में से एक समझा जाता था। उनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों में ज़िंदा है, और चाहे वो मोहम्मद रफ़ी हों, किशोर कुमार हों, मुकेश हों, उनके साथ उनके गाने हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गानों में से हैं। तो लता जी ने बहुत सी फिल्मों के लिए काम किया, जिनमें मुग़ल आज़म थी, बरसात, बॉबी, संजूग और शाहरुख खान की फ़िल्म वीर ज़ारा। वैसे तो अनगिनत नाम हैं, ये वो फिल्में हैं जिसके अंदर उनके जो गाने हैं वो भूले नहीं भुलाते। तो ज़रा आप भी माजी की झरोकों में नज़र डालिए, उनके गाने आपको सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात हो जाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, नाज़रीन, जिसके टूर्नामेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान हो गया है। जितने भी डेवलपमेंट्स हैं आज हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो टूर्नामेंट में 12 एम्पायर्स होंगे जनाब, और 3 रेफरीज भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अहसन रज़ा भी एम्पायर्स में और उनके पैनल में शामिल हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले इस शानदार टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम से, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। कल जनाब इफ्तिताह होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। तो कैसे इंतजामात हैं, चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। चौधरी साहब, आपने बताया कल रात गए तक आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही थे, तो पहले तसल्ली करा दें हमारे देखने वालों की, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, घबराने की बात तो नहीं है? जुनैद, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है जो बॉर्डर पार से बहुत पाकिस्तान को तनकीद कर रहे थे और कहते थे कि वो आखिरी वक्त तक वो ये चाहते थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का बायस बने पाकिस्तान लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन, और उनके लिए कहते उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया, पानी फिर गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, और कल एक बहुत ही अहम तकरीब होने जा रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट का कल एक तारीखी दिन होगा। वज़ीर आज़म खुद ही इफ्तिताह करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इफ्तिताह करेंगे। इस रात 7 बजे वज़ीर आज़म वहाँ पर होंगे, और बहुत सारी तकरीबात है, रंगारंग तकरीब है। उसी तकरीब में पाकिस्तान की जो किट है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी लॉन्च की जाएगी, उसकी भी अनवेलिंग की जाएगी। इसके साथ साथ जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाने में लेबर्स ने काम किया, उनके एजाज में पहले डिनर दिया जाना था, और अब उनके एजाज में लंच दिया जा रहा है। और बहुत अच्छा, ये आइडिया बहुत अच्छा है कि उन्हें भी कम से कम आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनकी मेहनतों को आप सलाम पेश कर रहे हैं। और उसके अलावा वो जो 1000 लेबर के वहाँ पर काम करने वाली है, उनके लिए जो 8 फरवरी का मैच है वो स्पेशल तौर पर उनके दिखाने के लिए इंतजाम किए गए। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की से पहले सैफरी की सीरीज़ है, और उसके लिए जो कल तकरीब हो रही है, और एक जो इमरान खान इंक्लोजर वगैरह दूसरे इंक्लोजर है, अच्छा, और उनके लिए जो फैंस वहाँ पर आकर तकरीब देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। लाइटिंग शो होगा, और क्योंकि वहाँ पर जब हम रात गए तक रहे तो वो जो लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी जदीद लाइटें लगाई हैं, वो डांसिंग लाइटें हैं। कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है क्या, तादाद भी पहले से ज़्यादा होगी? जुनैद, पहले तो आपको पता है 24,000 की इसकी कैपेसिटी थी, तो अब रात नंबरिंग लग गई है, ये 35,000 के करीब हो गई है, और ऑलमोस्ट 35,000 ही से कहेंगे। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक्साइटमेंट इतनी है कि लोग धड़ाधड़, वेबसाइट तो क्रैश हो ही गई थी, उनके ऊपर लोड इतना ज़्यादा आया था। आज भी आपने बताया कि फिजिकली भी ऑनलाइन भी टिकटें ली जा सकती हैं, तो कितनी टिकट्स निकल चुकी हैं, कितनी बाकी हैं? डिमांड बहुत ज़्यादा थी जुनैद, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तीसरे मरले के लिए उन शायकीन के लिए ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स जो है ना वो रखे हैं जो पाकिस्तान में मैचेस खेले जाने हैं। 3 लीग मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, और एक सेमीफाइनल जो 5 मार्च को खेला जाएगा, उसके लिए टिकट्स रखे हैं ऑनलाइन जाके। जो वो शायकीन जो नहीं खरीद सके उनके लिए ये तीसरा और आखिरी मौका है, इसके बाद टिकट्स सेल नहीं होंगे। और क्योंकि पहले ही धड़ाधड़ जितने भी टिकट थे फिजिकल या ऑनलाइन, वो तो हाथों हाथ बिक गए थे, और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ये टिकट्स की मद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, ये गेट इनकम के तौर पर। अभी जो सवालिया निशान है, जो दुबई में मैचेस होने वाले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो डिमांड की थी कि उनकी भी गेट इनकम पाकिस्तान को दी जाए, और वो बहुत भारी रकम है जो दुबई में मैचेस खेले जाने हैं, और क्योंकि वो तमाम के तमाम सोल्ड आउट हैं। हाँ। तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान, वो तो मेरे ख्याल में चंद ही घंटों में तमाम चंद ही घंटों में, और आपको अंदाजा है कि वहाँ पर जो इंडियन लॉबी वहाँ पर मौजूद है वो टिकट उठा लेती है, और फिर ब्लैक में बेचते हैं, फिर ब्लैक में भी बेचती है, और किसी तरह वो लोगों को पाकिस्तान की जग हंसाई का बायस में बनाना चाहते हैं कि ये देखिए जी स्टेडियम खाली है। ये भी एक है। नहीं, चौधरी साहब, ये तो समझ से मंतक से बाहर बात है, उनकी अपनी टीम भी तो खेल रही होगी। बेशक अपनी टीम,
उन्होंने दिखाना है कि पाकिस्तान इवेंट को वो पाकिस्तान की controversial करना मेजबानी चाहते में हो रहा है। ये भी एक आंसर है, इसको किसी तौर पर भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान को यहाँ भी डैमेज कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो टिकट तो खरीदे गए हैं, उनके पैसे तो आ चुके हैं, रेवेन्यू तो आ चुका हुआ है ना, तो लिहाजा उनको अगर अपनी टीम को सपोर्ट करना है तो फिर उनको अच्छा जरा थोड़ा सा बताइएगा कि तब्दीलियां क्या लगी हैं पहले वाले कज़ाफी स्टेडियम में और अब वाले में, और जो पिच थी वो तो यकीनी तौर पे कवर्ड होगी क्योंकि उसको तो राज में रखा जाता है। कुछ आइडिया लगाया सके आप, कोशिश की हो आपने, फास्ट बॉलर की साजगार होगी, स्पिनर्स के लिए होगी, किस नौयत की पिच बन रही है? जुनैद, मैंने कल भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से रोज़ जाता हूँ वहाँ पर स्टेडियम के अंदर जाकर वो देखता हूँ। 16 पिचेस तैयार की गई हैं। अच्छा, 16 पिचेस के अलावा जो प्रैक्टिस की 3 विकेटें एक तरफ, 3 एक तरफ, टोटल 22 विकेटें कज़ाफी स्टेडियम में तैयार हैं। अच्छा। जिसमें से 16 जो हैं वो मैचेस के लिए हैं, और वो विकेटें ऐसी बनाई गई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आपको बड़े शॉट्स मिलेंगे, बैटिंग पैराडाइज विकेटें मिलेंगी। अच्छा। बॉलर्स को और स्पिन बॉलर को और बॉलर्स को मेहनत करना पड़ेगी यहाँ पर विकेट लेने के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पर 300-350 रन बनाना आसान होगा। अच्छा, यानी कि चौकों छक्कों की बरसात होने लगी है आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, और हर टीम को यहाँ पर, जो टीम भी यहाँ पर बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी और विकेट का, बॉल का इंतजार करके करेगी, तो वो टीम जो है ना वो बोर्ड पर बड़े रन्स बनाने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फास्ट बॉलर्स को मदद है। अच्छा, 8 फरवरी को जो मैच हो रहा है ट्राई सीरीज का, वो भी न्यूजीलैंड के साथ है पाकिस्तान, और 19 फरवरी को जो हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़, वो भी न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है पहले मैच से। थोड़ा सा शेड्यूल भी बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को, कौन सी टीम कब कब पहुंच रही है, फिर ये जो इफ्तिताही सेशंस हैं, इनॉग्रेशन है स्टेडियम्स की, क्या इसमें भी सारी टीमों की शिरकत होगी? नहीं जुनैद, जो इफ्तिताही तकरीब है इसमें किसी टीमों की शिरकत नहीं होगी। मासवाए इसके कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के जो कैप्टन्स हैं वो इसी तकरीब के मौका पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कज़ाफी स्टेडियम में, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस सेशन है वो LCC 7 जो ग्राउंड है, LCC ग्राउंड, वहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेशन है। तो इसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों कप्तान आएंगे, स्टेडियम का मुआयना करेंगे, और यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखेंगे क्या क्या इंतजाम हुए हैं। अगर जिस तरह आपने शेड्यूल की बात की, तो 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान यहाँ पर डे नाइट मैच खेला जाएगा। 2 बजे ये मैच का आगाज़ होगा, और अगले रोज़ जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें इसी मैदान में 10 फरवरी को यहाँ पर मद्दे मुकाबल आएंगी, और वो मैच डे यानी कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, और वो डे दिन की रोशनी में खेला जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद ये तीनों टीमें कराची शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम पहला 8 तारीख को मैच खेलने के बाद 9 को वो कराची में रिपोर्ट कर देगी, और वहां पर 12 तारीख को पहला मैच है, और 14 को, और ये क्योंकि सिंगल लीग की बुनियाद पर मैचेस खेल रहे हैं, 14 को ये सैफरी की सीरीज है, इसका फाइनल खेला जाएगा 2 टॉप टीमों के दरमियान। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा ताखीर से पहुंचेंगी, वो प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा नहीं लेंगी? नहीं, आज क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस वक्त आज भारत में है, और आज वहां पर अपना वो 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलेगी। जैसे ही वहां पर इंडिया में उसकी वनडे सीरीज खत्म होगी, फिर उसके बाद वो दुबई ट्रैवल कर जाएगी इंडिया की टीम, और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो भी बाद में आएगी, और ये दोनों टीमें जो इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को रखी गई है हजूरी बाग लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगी। इसी वजह से जो एक कैप्टन्स की एक फोटोशूट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो इस मरतबा नहीं हो रही। तो आईसीसी के पास तो सारे शेड्यूल मौजूद थे, जब उनको पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उन्होंने पहले मैचेस जिसके अंदर मसरूफ़ हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीमें, उन्हें रीशेड्यूल क्यों नहीं किया, या ऐसी टाइमिंग क्यों नहीं रखी कि वो वक्त पे पहुंच सकें? क्या आईसीसी की तरफ से भी कोई ऐसी कोशिश की गई है, आपको लग रहा है कि जिससे इस इवेंट को नज़रअंदाज किया जा सके? ये कोशिश कहीं दिखाई दे रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को इससे डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके फौरी बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ आईसीसी BCCI बना हुआ है, ठीक है, वो BCCI ने अपना जो IPL का तो हल्की फुल्की शरारतें दिखाई दे रही हैं शेड्यूल के मुताबिक, उसको आगे पीछे करके। नहीं, उन्होंने अपने IPL के टूर्नामेंट को मुतासर नहीं होने देना। इसी वजह से अगर ये टूर्नामेंट मुतासर होता है जो पाकिस्तान की मेजबानी में, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके लिए वो जो अपना गोल है वो अपना उन्होंने सेट करके रखा हुआ किसी न किसी तरह। क्योंकि जय शाह क्योंकि अब बराजमान हो चुके हैं, ICC की सदारत कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ऐसे इकदाम तो मेरे ख्याल में कोई वहीद नहीं है कि वो होते रहेंगे।
और वो जो तसल्लुत है वो दिखाने की कोशिश भी होती रहेगी, क्योंकि बहरहाल वो अपने मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखेंगे। आईसीसी को इससे नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, उसे मेरे ख्याल में उन्हें गर्ज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ चौधरी साहब जो बात हो रही है कि एक तरह का ट्रायल बेसिस पे भी एक टाइमिंग जो कि बड़ी अच्छी है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा जो हमारा स्क्वाड है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि तनकीद तो बहरहाल हो रही है। फ़हीम हो, खुशदिल हो या फ़खर जमान हो, कुछ और प्लेयर्स भी हैं जिनके होने पे, फिर एक स्पिनर के होने पे भी तनकीद हो रही है कि एक स्पिनर वो भी इतने तजुर्बाकार नहीं है, जो कि बजाते खुद एक सवालिया निशान है। तो आपको लगता है कि ट्राई सीरीज़ के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो कोई तब्दीली के चांसेस हैं, या अब लॉक हो चुका, कोई तब्दीली नहीं होगी? नहीं जुनैद, ऐसी बात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अभी पाकिस्तान टीम ने आज भी प्रैक्टिस सेशन करना है, 2 रोज़ पहले भी प्रैक्टिस सेशन हुआ, DHA लाहौर में वो प्रैक्टिस सेशन हुआ, और वहाँ पर जिस तरह लोग फ़हीम अशरफ को तनकीद का निशाना बना रहे, तो मैंने जो 2 रोज़ वहाँ पर पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा, उस प्रैक्टिस सेशन में मुझे तो फ़हीम अशरफ पूरे रिदम में दिखाई दिया है और वो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। और उसके जो दीगर खिलाड़ी हैं, खुशदिल शाह, मुझे वो उतना फॉर्म में नहीं नज़र आया। इसके साथ साथ वो आपने जो शामिल किया स्पिन बॉलर इब्रार अहमद, तो वो भी मुझे इस तरह नजर नहीं आया ऑफ कलर इतने बड़े इवेंट में। तो अब ये है कि इस तरह की शमूलियत का होना, पाकिस्तान के पास मौका है कि जो पाकिस्तान ने 8 फरवरी का मैच खेलना है और उसके बाद पाकिस्तान ने खेलना है 12 फरवरी का मैच। 12 फरवरी लास्ट डे है कि आप अपने स्क्वाड में किसी एक तब्दीली बगैर आईसीसी को बताए कर सकते हैं, 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। 12 फरवरी के बाद जो नहीं होगी, आप वो नहीं कर सकें। उसके बाद आपको कोई भी सॉलिड रीजन बताना पड़ेगी कि हमारे प्लेयर्स को ये हुआ, ये फ्रैक्चर हुआ या ये इंजरी हुई है जिसकी वजह से हम तब्दील करना चाह रहे हैं। 12 फरवरी तक आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब मौजूद थे। और नाज़रीन, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और पे एक ज़बरदस्त कामयाब इवेंट होने जा रहा है। बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है। जो टिकट्स नहीं ले चुके वो ले लें। ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स लेने का टाइम अब भी आपके पास मौजूद है, क्योंकि टिकट्स बहुत ही महदूद रह चुके हैं। उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त इवेंट हो और वो लोग जो कि इसे नाकाम करना चाहते थे उन्हें मुँह की खाना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए। सरगोदा के एक रिहायशी हैं जनाब, और उनकी उम्र बताई जाती है 72 साल से ज़ायद, जिनका नाम है चाचा बशीर। उन्होंने की है 32 साल लड़की के साथ शादी और उसे ब्याह कर अपने घर ले आए हैं। चाचा जी की जो शादी है वो 72 साल से 80 से ज़ायद बेटे बेटियों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों और दीगर अजीज़ वक़ारिब ने खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और उनके बच्चों ने ख़ास तौर पे इस शादी का एहतमाम किया है। वो चाहते थे कि जी हमारे जो वालिद साहब हैं वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, तो उन्हें दोबारा से ज़िंदगी में वापस लाया जाए। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। क्या मनाजिर उन्हें देखे, कितने खुश थे चाचा बशीर और उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ। मलिक कामरान से जान लेते हैं। मलिक कामरान बताएगा कि किस तरह से ये शादी सरअंजाम पाई है और कितने खुश थे घर वाले। जी जुनैद, मैं बिल्कुल इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ सरगोदा में, जहाँ पर 80 साला बुज़ुर्ग की उसके बेटे बेटियों, नवासे नवासियों, दोते और दोतियों ने शादी करवा दी है। शादी की जो रसूमात हैं वो एक नौजवान लड़के की तरह अदा की गई हैं, जिसमें मेहंदी भी लगाई गई है, मेहंदी भी निकाली गई है, बारात भी गई है और वलीमा भी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ 80 साला बुज़ुर्ग राजा मोहम्मद बशीर मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ये शादी किस तरह सरअंजाम पाई है। जी चाचा जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। मेरी उम्र 22 और 83 साल है, 72 साल है। मैं जी अपनी सही जिक्र तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारी बड़ी कोशिश करके सारा कुछ अपने कोड़ हिसाब किताब ते गरीब कराने मेरी शादी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हाँ, मेरे बच्चे खुश हैं। मैं उस बीवी ने ये गल कि मेरे घर बैठे तो मेरे पुत्र आवन, भतरी आवन, बने आवन, सारे ये समझे मैं साड़ी माँ बैठी, साड़ी मामी बैठी, साड़ी चाची बैठी, ता गल किसी किस्म की भावें पानी दे दे कम ये खुश होकर जान भाई हाँ भाई असी अपने घर आए। अच्छा, एक तो चाचा जी दसो कि तुसी शादी तो मुतमईन हो, दूसरा दसो कि शादी जी तमाम रसूमात अदा कीतियां गई ने? जी की गई अलहमदुल्ला सारी किते। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ, लेकिन बच्चे आके अब्बा जी तू सारी बोल लो, असं आपे जो कुछ करी मर्जी करें मगर ठीक करो। जी मेरे साथ इस वक्त चाचा जी के बड़े बेटे भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने वालिद की जो शादी है किस लिए करवाई है और क्या वो इससे खुद भी खुश हैं। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एहसान ए सादत नसीब फरमाई। साड़ी वालदा
तकरीबन 6-7 महीने पहले वफात पा चुके सन। तो असी सारे भाई अपने अपने कम्मा कार वाले सन, बाकी मेरे सारे भाई सो दिया तो मैंने तो वाला साहब पिछे घर कल ही होंगे सन। तो असी सारे ने मिल के कोशिश की कि अलहमदुलिल्लाह कि भाई इन्हों की शादी दूसरी कर दी जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने साड़ी गल मान ली थी, और अल्लाह का शुक्र है कि अलहमदुलिल्लाह शादी खैर खरीद नाल हो गई। अच्छा सारे भैन भाइयों ने माशाल्लाह बहुत खुशी का इजहार किया, सारे कज़ना वगैरह ने मेहंदी भी निकाली, बारात भी निकाली, और अलहमदुलिल्लाह वलीमा भी अच्छे तरीके नाल दिता है, और अलहमदुलिल्लाह सारे। जी आपने सुना कि इनका भी यही कहना था कि हमारे जो वालिद हैं, चूँकि हम तमाम बहन भाई शादीशुदा हैं और अपने अपने घर के हैं, तो वालिद साहब की तन्हाई की वजह से हमने इनकी शादी की है, और शादी चूँकि शरीयत मोहम्मदी के तरीक़ा से की गई है, लिहाजा ये खुशी की बात है, और हम भी सब इसमें खुश हैं, और ख़ानदान के तमाम अफराद भी खुश हैं, इसमें किसी को कोई भी एतराज़ ना है। जी बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे खुशी की बात है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं चाचा बशीर के साथ, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर 72 साल उनकी उम्र है और उनकी शादी उनके बच्चों ने करवा दी है, वो खुश, उनके बच्चे खुश, तो मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस का वक्त है। ब्रेक के बाद बहुत से अहम इशूज़ हैं जिसमें आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही अहम इशू है जिस पे हम बात करेंगे इस घंटे में पहले, और वो है सिंगल मदर्स या फिर आयरन लेडीज़। जी हाँ, बच्चों के लिए अकेले परवरिश करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ऐसी माएँ जो होती हैं वो जदीद दुनिया में पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना करती हैं। तो सिंगल मदर्स जो हैं, सिंगल पेरेंटिंग है, ये अकेली माँ, इसके लिए बच्चों की परवरिश करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। हमारी शोबे से रिलेटेड बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो कि ये जिम्मेदारी उठा रही हैं, ये बीड़ा उठा रही हैं, जिसमें हिना दिल परवेज़ हैं, दिल पज़ीर हैं, सानिया मिर्ज़ा हैं, हदीका कयानी है, सारा यूसुफ है। ये वो सारी माएँ हैं जो कि दुनिया की तानों का जवाब देती हैं, चैलेंजेस का सामना करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चैलेंजेस हों, फिर बच्चों की देखभाल, और वो बच्चा यकीनी तौर पे अगर वो छोटी उम्र में है तो बहुत से सवालात करता है, उन सवालात के जवाब देना और एक कामयाब माँ साबित होना और उसे बाप की कमी महसूस ना होने देना, ये वो सारे चैलेंजेस हैं जिसका सामना सिंगल मदर को करना पड़ता है। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए गुलसाना मंशा साहबा, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। आपको वेलकम कहेंगे गुलसाना साहबा। इशू बहुत अहम है, लेकिन हमारा माशरा बजाय इसके कि सपोर्ट करे ऐसी माओं को, उन्हें इनकरेज करे, तनकीद का निशाना बनाते हैं, तरह तरह के सवालात पूछते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसी माओं को किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है, और फिर इन सवालों का, इन रवैयों का मुकाबला वो कैसे करें? Junaid, first of all, thank you so very much for having me on your show, and the topic is really important, worth addressing actually. और सिंगल मदर्स, हाँ, ये रविश काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन अब मैं देख रही हूँ कि होती चली जा रही है। आई माई सेल्फ आई एम वर्किंग इन द फील्ड फॉर द लास्ट 30 years, और मैं देख रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, और जैसे भी आपने कुछ बहुत प्रोमिनेंट नेम्स लिए सोसाइटी के, जो मीडिया से भी उनका ताल्लुक़ है। चैलेंजेस तो हैं। एक तो जुनैद, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है और कल्चरल माइंडसेट है या रिचुअल माइंडसेट है, वो डेफिनेटली इस तरह की ख़वातीन को एक्सेप्ट नहीं करता। इस पे क्रिटिसिज्म तो बहुत आता है, और मज़े की बात यह है कि कसूरवार हमेशा इस सिलसिले में औरत को ही ठहराया जाता है। ठीक है, सही कह रही हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो औरत को फेस करना पड़ता है इस तरह का कोई भी डिसीजन लेने के बाद, दैट इज़ द फाइनेंशियल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रायर टू दैट डिसीजन, ऑफ कोर्स द फीमेल वाज डिपेंडेंट ऑन द मैन्स खर्चा एंड एवरीथिंग। सो जब उन्होंने वो खर्चा माइनस होता है ना, तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। दूसरी आ जाती है मेंटल हेल्थ, खुद माँ की भी, और अगर बच्चे उनके साथ हैं तो ज़ाहिरी बात है बच्चों की भी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो भी इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल, ठीक है। और तीसरा आ जाता है सोसाइटल प्रेशर की हमने बात कर ली, फाइनेंशियल क्राइसिस की हमने बात कर ली, और मेंटल हेल्थ और इमोशनल क्राइसिस की भी, और उस बच्चे की भी जिसकी वो परवरिश कर रही है। बिल्कुल, वो किस तरह के सिचुएशन से, ट्रॉमा से गुजर रहा है। जुनैद, ज़ाहिरी बात है जब बच्चे फिर उसके बाद, जब इस तरह के डिसीजंस होने के बाद, या मदर सिंगल होती हैं, तो ऑफ कोर्स माओं को घरों से निकलना पड़ता है, तो बच्चों को भी वो सारी बातें, पहले तो ख़ानदान के अंदर से ही बहुत सी बातें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं।
जिसके बीच में ना बेचारों का कोई कसूर होता है, ना कोई लेने में होते हैं ना देने में, बट उसके बावजूद बच्चों को बहुत सी बातों को अब्जॉर्ब करना पड़ता है। फिर जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो मैंने खुद, चूँकि आई हैड बीन इन द स्कूल्स एंड ऑन द ग्राउंड माई सेल्फ एंड आई नो मैनी किड्स, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन इन 27-28 सालों में अनगिनत ऐसे बच्चे जिनको मैंने देखा कि उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी एकेडमिक हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर वो दोस्ती नहीं करते थे और मैं उनको जब पूछती थी कि आप क्यों दोस्त नहीं बनाते हो, तो वो फिर मतलब कुछ बच्चों ने इतने तल्ख जुमले बोले, उन्होंने कहा कि ये मेरी मामा के बारे में ये इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, हमने जो आगाज़ में भी ऐसी ख़वातीन को आयरन लेडी का आयरन लेडी, हाँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी सर के ऊपर जो बोझ उन्होंने उठाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में आपके लगता है कि हमें बच्चों को ट्रेन करते हुए ही, खुदा न खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन के लिए नहीं, वैसे भी अपने बच्चों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, बजाय इसके कि उनको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते रहें या छुपाते रहें कि नहीं बेटा अभी तुम ये ना करो या अभी तुम्हारी एज नहीं है। हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से मुतारिफ कराएं ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई वक्त आए या आजमाइश आए तो उसका सामना करने के काबिल हो। जुनैद, न सिर्फ बच्चों को बल्कि फीमेल्स को खुद भी अपनी बेटियों को भी आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ऊपर ज़रूर चलाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, मैंने बहुत छोटी एज से, अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया इंडिपेंडेंट का, मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करती हूँ टू मेक एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डूइंग्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन शेयरिंग्स एंड यू नो गोइंग अराउंड, वो घबराए ना, अमली जिंदगी का सामना करना पड़े, जिसमें बहुत से मसाइल हैं हमारे माशरती तौर पे भी और वैसे भी, वो चाहे किसी यूरोपियन कंट्री में भी हो तो चैलेंजेस तो होते हैं, खवातीन के लिए शायद ज्यादा होते हैं, खवातीन के लिए ज्यादा होते हैं, उससे परेशान ना हो जाए। खवातीन वहाँ पे परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ता है कि जब वो फिर जाहिर बात है काम के लिए अब घर से बाहर जाना है और प्रोफेशनल लाइफ ऐड हो जाती है ना, क्योंकि अब आपने डिसीजन तो ले लिया है, तो अब आपको वो फाइनेंशियल प्रेशर को भी उठाना है, वो भी जिम्मेदारी आपकी है। सो द फीमेल इज वर्किंग नाउ इनसाइड आउटसाइड हाउस, so she has to take care of the professional responsibilities as well. When women walk out to workplaces, वहाँ पे फिर एक और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है आपकी, फिर प्रोफेशनलिज्म के बीच में भी, जैसे अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जी बॉस मेल है तो बहुत अच्छा है, फीमेल है तो वो मतलब नहीं वो मीट कर पाते उन चैलेंजेस को। तो यहाँ पे बिल्कुल अपने बच्चों को, अगर ऐसी माएँ जो अपने बच्चों की ट्रेनिंग बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह कर लेती हैं, उनको इन चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर छोटी एज से बच्चे अपने लिए फाइनेंशियल प्रेशर्स को भी उठा लेते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह छोटी छोटी एजेस से छोटे छोटे काम वो किया करते थे और मैं उन्हें मतलब मकसद ये नहीं था कि मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन करना ये था कि उनको ट्रेन करना था उन बातों के लिए कि ताकि मदर भी सुकून में रहे और बच्चे भी सुकून में रहें। अच्छा, ऐसी माएँ जो इस तरह के चैलेंजेस का सामना कर रही होती हैं, अच्छा दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगी, हिम्मत हार बैठेंगी, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नौबत आ जाएगी वो अपना खात्मा करने की तरफ सोचेंगी, या फिर अपने बच्चों को भी मारने तक पहुंच जाती है नौबत। हाँ। हमने ऐसी केसेस भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। लेकिन दूसरी सूरत में फिर ऐसी भी माएँ हैं जो कि चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं, वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी पूरी दुनिया की, और वो मुकाबला करती हैं। माइंडसेट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से अपने आप को इतना मजबूत बनाना है आपको फर्क ना पड़े? ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जुनैद, कि क्या ऐसा करें खवातीन इवन बिफोर मैरिज? आपको नहीं पता आने वाला वक्त आपके लिए व्हाट इज गोइंग टू बी अनफोल्डेड फॉर यू, राइट? सो सबसे पहले तो आप एजुकेशन ज़रूर, तालीम ज़रूर हासिल करें कि कभी इस तरह का कोई वक्त आ जाए आपके पास डिग्री होगी। देखें अभी तक अनफॉर्चुनेटली, और अब तो एक और बड़ी प्लस पॉइंट हो गई है खवातीन के लिए कि आप घरों में भी बैठे हुए हैं ना, तो आप आराम से रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास बैकग्राउंड डिग्री, बैकग्राउंड नॉलेज, एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये समझती हूँ कि औरतों को अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ऐसे काम करना चाहिए, जैसे मैंने देखा है औरतों का ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि हम 3 वक्त की रोटी खा लें। मेरा फोकस इस बात के ऊपर है कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इस तरह ट्रीट करें ऑन डेली बेसिस जैसे आप 3 वक्त दवाई खाते हैं। मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, मैं दोपहर में ऑफिस के बीच में बैठ के 10 मिनट के लिए अपने ऑफिस को जब ब्रेक होती है तो मैं बंद कर देती हूँ एंड आई गो टू मेडिटेशन, जहाँ मैंने अपना सारा स्ट्रेस, चाहे वो मेरे वर्क का स्ट्रेस है, चाहे वो मेरे
जिस तरह के भी स्ट्रेसेस हैं, जाहिर बात है आई बिलोंग टू द सेम। और इससे बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, आप जिसकी बात करें, चाहे बहुत फर्क पड़ता है, एक्टिविटी है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं और फिर रात को सोने से पहले, यस। और जुनैद, फिर जब मैं रात को बिस्तर पे लेटती हूँ तो मैं बिल्कुल सीधी लेट के, क्योंकि आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को औरतें स्ट्रांग करें ताकि सुसाइड की नौबत ना आए, अपने रास्ते तलाश करना आसान हो। देखिए, it's not about money management or time management, it's about focus management. So once women learn the emotional management, focus management and time management, और उससे भी important एक बहुत बड़ा जो मैं देख रही हूँ, हमारे सामने चीज़ें खुल के आ रही हैं जुनैद, वो मैं ये देख रही हूँ क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ माइन्यूट डिटेल्स को। मैं ये देख रही हूँ कि जब औरतें अपना फाइनेंशियल चैलेंज को पूरा नहीं कर पाती, जिसके अभी हमने सारी रेमेडीज, नो डिप्रेशन से भी बड़ी एक और चीज़ आ रही है। फर्स्ट स्टेज इज डिप्रेशन। नाउ टू मीट दैट डिप्रेशन एंड टू मीट दैट फाइनेंशियल क्राइसिस, वुमेन एंड नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। वो एक बड़ा कोई और सहारा ढूंढती है, कोई और सहारा ढूंढती है होके किसी और दलदल, और फिर आप देखो कि वही प्रॉब्लम्स फिर दोबारा होना शुरू हो जाते हैं। को माशरा भी आसान हदफ गर्दानता है, करता है, बिल्कुल, बहुत अकेली है, तो इसको आप इजीली ट्रैप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, पूरे के पूरे लोगों की आंखें खुल जाती हैं। माशरे से बेहतर है ये कहूं कि काली भेड़ें, कुछ काली भेड़ें, यस, वो समझती हैं कि आसान है। एग्जैक्टली। और अनफॉर्चुनेटली जुनैद, हमारी ख़वातीन, चूँकि ये सारे कॉजेज़ जो भी आपने और मैंने डिस्कस किए, उसकी वजह से दे फॉल प्रे टू दोज ट्रैप्स बेसिकली, क्योंकि इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाती। और जब ज़रा सी किसी ने तारीफ़ की, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा है ही नहीं। मैं कल एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देख रही थी एंड दैट वाज फॉर द विमेन, बेटियों के लिए वो थी कि कल को इन्होंने किसी भी ज़िंदगी के मरहले से गुजरना है। एंड द स्टेटमेंट वाज, डू नॉट लुक फॉर लवर्स, डू नॉट लुक फॉर चैटर्स, लुक फॉर विजनरीज। सो जिस आदमी का अपना विजन होगा उसके साथ चलने में आप आसान होगा। लेकिन जो लोग चैटिंग और ये सारा बैठ के रीलें और मैसेजेस के आपके जवाब दे रहे हैं, इन्हीं ट्रैप्स में सिंगल मदर्स फंस जाती हैं। और वैसे एक जहाँ पे मसाइल हैं, नेगेटिव पहलू हैं, वहाँ पे हमने अभी रिसेंट पास में एक बेटे को देखा है जो अपनी वालिदा के निकाह में गवाह के तौर पे शामिल हुआ। yes. और उसने कहा कि इनका हक है, उसने खुद वो सारे अरेंजमेंट किए। तो ऐसी रोशन मिसालें, ऐसे अब देखिए जुनैद, ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं किसी भी वक्त अगर घर जा रही हूँ तो मेरे बेटे माशाल्लाह 26 ईयर्स के हैं, तो मैं जब वापस जाती हूँ तो मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने के काबिल होती हूँ कि अगर मेरी मदर सारा दिन काम करके आई हैं तो आई नो शी हैड नॉट बीन टू रॉन्ग प्लेसेस, आई नो शी हैड नॉट बीन टू रॉन्ग पीपल। In spite of the fact she dresses so bold, she talks so bold, she's to the TV channels, she's to the conference. I'm a single mother, right? तो मेरे बच्चे, और वो मुझे अक्सर कहता है कि आप कुछ सोचें अपने बारे में, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। और जीता किसने? मैंने। बिल्कुल सही। और उन्होंने मेरी स्ट्रगल को देखा है, और जो स्ट्रगल्स मदद कर लेती हैं वो फिर आयन रेडी बन जाती हैं, कोई शक नहीं। लेकिन अगर फिर आप हदफ का निशाना बनना है, माशरे के लिए क्या पैगाम है? जहाँ आपने वो सारे काम बताए कि जो एक सिंगल मदर को करने चाहिए, वहाँ पे जिम्मेदारी कुछ माशरे के ऊपर भी तो बनती है। बिल्कुल बनती है, वो क्या बिल्कुल बनती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी इंडिविजुअल या फर्द का कोई भी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड फैसला उसका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मसाइल ख़त्म हो जाएं या इस तरह के डिसीजंस न लिए जाएं, तो फिर अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको इक्वालिटी के ऊपर रख के हर जेंडर को ट्रीट करना पड़ेगा। आदमियों को औरतों के साथ बीवी की हैसियत से, और बीवियों को आदमियों के साथ खामन की हैसियत से उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको उनकी स्पेस देनी पड़ेगी, चाहे वो इमोशनल स्पेस है, चाहे वो फिजिकल स्पेस है, चाहे वो उनकी मेंटल हेल्थ की स्पेस है, हर तरह की। अब वो एक और बड़ा मज़े का कल मैं जुमला पढ़ रही थी कि साड़ियाँ इतने मावां नूं पुछो ना कि अबू दा ना की है, तो वो कहंदियां ने मुन्ने दे अब्बा जुनैद दे अब्बा, मतलब वो कहते हैं कि वो नहीं। और वो एक बच्चा रील बना रहा था, ही वाज दिस साइज एंड ही सेज कि हमारे यहाँ की औरत अपने हस्बैंड की उस जगह को ही नहीं पकड़ पा रही, वो मुन्ने के अब्बा ही रहते हैं सारी जिंदगी।
They need to understand. This is a message by a child that the husband and wife need to understand their own relationship. एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को, एक दूसरे की importance बिल्कुल, और इक्वली ट्रीट होना चाहिए। और अगर किसी औरत ने ये डिसीजन ले लिया या आदमी ने भी ले लिया, देखिए आदमी के भी, अगर वो भी सिंगल पेरेंट है तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आदमियों के कोई, उनके अपनी नौयत के चैलेंजेस हैं। पेरेंट चाहे मदर है चाहे फादर, दोनों के चैलेंजेस हैं। और तकरीबन सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर को शायद छोड़ के बाकी सारे वही चैलेंजेस आदमी के साथ भी हैं। तो ज़रूर एक तो अपनी सोच को प्लीज़ बदलिए, पढ़े लिखे अंदाज में सोचना शुरू कीजिए और ये सोचना छोड़ दें कि हर बार गलती और औरत की नहीं होती। ये हमेशा दो हाथ से ताली बजती है, तो दूसरा हाथ डेफिनेटली, और कई बार दूसरा हाथ आदमी का भी नहीं होता, औरत का भी नहीं होता, वो कई बार फैमिली का होता है, वो कई तीसरा हाथ होता है, वो गायबी तौर पे अपना किरदार अदा कर देता है और कई बार ये रिलेशन खराब होता है किसी एक्सटर्नल रिलेशनशिप की वजह से, जिसमें आदमी भी गए होते हैं और अब तो खैर खवातीन भी देयर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुलसारा साहब हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी तौर पे सिंगल पिक मुश्किल एक सब्र आजमा काम है, उसमें उस पेरेंट को तो किरदार अदा करना ही है, अपने आप को मजबूत बनाना ही है, माशरे को भी ये सोचना है कि अगर आप उनकी सपोर्ट नहीं बन सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके लिए मसाइल का बायस या मुश्किलात का बायस ना बने। आगे बढ़ते नाज़रीन, लाहौर में 5 रोज़ा इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया गया है। आपको सैर कराते हैं वहाँ की, जहाँ पे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी पहुँचे हैं। पसंदीदा किताबों की ख़रीदारी के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं और वालिदैन नई नस्ल को कुतुबीनी से जोड़ने के लिए भी इस मौके पर पुरअज़्म दिखाई देते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बच्चे इतने ज़्यादा मोबाइल्स के, टैब्स के आदी हो चुके हैं कि किताबों से इन्होंने दूरी इख्तियार कर ली है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। तो हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज वहाँ पर पहुँची हैं। क्या माहौल है, कितनी बड़ी तादाद में यूथ पहुँची हुई है, बच्चे बूढ़े जवान सभी पहुँचे हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी रूबा, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, 38वें इंटरनेशनल बुक फेयर में मैं मौजूद हूँ। एक्सपो सेंटर में बुक फेयर लगा है और यहाँ पे बच्चे बड़े सभी जो है वो अपनी पसंद की किताबें जो है वो देख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। आज जब एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे में बच्चों को, नई जनरेशन को कनेक्ट करना किताबों के साथ खासा मुश्किल है। लेकिन मैं देख रही थी कि यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को जो है वो बुक्स दिखा रहे थे, तो बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। मैं देख रही थी आप बच्चों को भी बुक्स दिखा रही हैं, खुद भी किताब पढ़ने का शौक़ है। आज तो दौर है मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, कैसे कनेक्ट रहती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है ना अपने बच्चों को एक्सपोजर बुक्स का ही देते हैं, बिकॉज ऑल्दो टेक्नोलॉजी का दौर है बट बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट। और जितना एक्सपोजर इनका होगा विद द बुक्स, उतना इनका नॉलेज जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और ये बच्चों को अभी ये मुकम्मल जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें बुक्स दिखा रहे थे और इनके फादर भी साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप इधर आएँ तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप बिल्कुल छोटी बच्ची को पिक करके किताबें जो है वो सिखा रहे थे, कितना इम्पॉर्टेंट है नई जनरेशन को कनेक्ट करना किताब के साथ? जी बिल्कुल, आज के दौर में हमने छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट्स पकड़ा दिए हैं, टैब्स पकड़ा दिए हैं, मोबाइल फ़ोन्स पकड़ा दिए हैं, कार्टून्स पे लगा दिया है। शायद उसमें हम अपनी आसानी देखते हैं कि बच्चों को टाइम ना देना पड़े, गैजेट्स पकड़ा दिए, लेकिन उससे उनकी ना सिर्फ ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही है, बल्कि उनकी जो एक नॉलेज हमने उनमें एक इनकलकेट करना है, वो भी हम रॉन्ग साइड से उनको नॉलेज इनकलकेट कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही कुतुब बीनी की तरफ राग़िब करें। अगर नर्सरी और प्रेप क्लास के बच्चे बुक स्टॉल्स पे जाएंगे, अपने पसंद की स्टोरीज़, अपने पसंद के कार्टून्स वाली बुक्स लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ आगे जाके उनको किताबों से मोहब्बत के लिए इसमें वो उनके अंदर एक मोहब्बत जागेगी किताबों की, बल्कि वो माशरे के लिए कारआमद फ़र्द भी बन सकेंगे। बिल्कुल, किताब से जुड़े रहने से जहाँ बच्चे, नई नस्ल जो है वो अपनी बहुत शुक्रिया। रूबा अरूज हमारे साथ मौजूद थी और एक अच्छी काविश है, बुक फेयर मेला लगा है एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर। जाइए, बच्चों के लिए किताबें ख़ुद भी ख़रीदिए, उन्हें भी किताबों का आदी बनाइए। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ दिलचस्प खबरें हैं आपके साथ, पहले तो वो शेयर करते हैं। वो ये कि डायो के एक शख्स ने मुंह का इस्तेमाल करते हुए टेबल टेनिस खेलने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है और इस शहरी के पास सबसे ज़्यादा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं और ये एजाज़ भी इन्हीं के पास है। आप देख सकते हैं, मुनफरिद अंदाज़ है वैसे तो। और अब इसने मुँह का इस्तेमाल करते हुए टेबल टेनिस की गेंद को दीवार से 30 सेकंड में
47 बार उछाला है और एक और रिकॉर्ड बनाया है जी। इस रिकॉर्ड का बाज़ाहिर तो कोई मकसद नज़र नहीं आता, लेकिन एक दिलचस्प काविश है और एक जिसको कहते हैं ना कि क्रेज़ है बाज़ लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का। तो इन मौसूफ़ ने ये महारत हासिल की है मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को दीवार पे उन्होंने किया है कोशिश, और रश ने इससे कबल 43 बाउंस के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसने 34 के रिकॉर्ड को पीछे तोड़ा। और अब डेविड ने हालिया कोशिश में अपना ही रिकॉर्ड 30 सेकंड में तोड़ दिया है। अच्छा, तो ये तो थे डायो के एक नौजवान, लेकिन हमारे नौजवान भी नाज़रीन किसी से कम नहीं है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर फाइनल ईयर के एक तालिब इल्म है सैयद अवैस शाह, जिन्होंने लेज़र गन से लैस रोबोट बनाया है जो दुश्मन को गोला बारूद के बगैर रोशनी की रफ्तार से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन है और इस रोबोट में ज़मीन और फ़ज़ा से होने वाली किसी भी जारहियत को जानी नुकसान किए बगैर नाकाम बनाने की सलाहियत है। नाज़रीन, ये वो रोबोट है और इससे लेज़र निकलती है जो कि अपने दुश्मन को निशाना बनाती है। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के 4 तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इस रोबोट को तैयार किया है। तो हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद इस नौजवान को, और गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए ऐसे नौजवानों को। इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी तौर पे AI का दौर है, रोबोटिक दौर है। आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद इनोवेशंस देखी जा सकती हैं और ये जो इनोवेशन है यकीनी तौर पे काबिल तारीफ़ है। और नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाया जाए तो इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा, दुनिया का 5वां मुल्क बन जाएगा जो कि अपने हदफ को, अपने दुश्मन को लेज़र लाइट के ज़रिए निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो एक ज़बरदस्त काविश है। अच्छा जी नाज़रीन, अब आते हैं एक बहुत ही अहम इशू की तरफ और आपके इल्म में है, चाहे वो शादीशुदा अफराद हों या गैर शादीशुदा, हाई ब्लड प्रेशर से मुतासर होने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और किस उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर दिमागी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ही सालों के अंदर, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मेरे ज़ाती तजुर्बे की, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कोविड के बाद ये रुझान बहुत बढ़ गया है। क्या वो कंट्रोवर्सीज़ जो कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड थी वो इसकी वजूहात हैं या कोई और वजह है? परेशानियों को दिल पे लगा लेना है, हमारी लाइफस्टाइल या हमारी खुराक ऐसी हो चुकी है कि ये अमराज बढ़ते जा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हमायूं साहब, फैमिली फिजिशियन हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो मामला है कि कम उम्र नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, पहले हम उम्मीद तौर पे देखते थे हमारे वालिदैन, दादा परदादा, उन्हें इस तरह के अमराज होते थे, बुज़ुर्गों को ऐसे अमराज होते थे, लेकिन नौजवानों का इसमें मुब्तला हो जाना, ये क्या वजूहात हैं इसकी? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान ही नहीं, बच्चों में भी हो रहा है। बच्चों में भी, और बूढ़ों में तो पहले था, अबव 50 एज के हम कहते थे कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बल्कि एक टाइम पे हम ये कहते थे 100+ एज। जी बिल्कुल है, जितनी एज ज़्यादा है उतना ब्लड प्रेशर। लेकिन अभी ये चीज़ जो है, अब एज की कोई लिमिट खत्म, लिमिट नहीं रहेगी, एज की लिमिट खत्म होगी। बच्चों में ब्लड प्रेशर जो होता है वो तकरीबन 5 to 10% बच्चों में होता है। वो भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है उसकी आम तौर पे कोई ऐसी रीज़न सामने नहीं आती। अच्छा। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो होता है कि जिसमें कोई ना कोई बॉडी में कोई रीज़न चल रही होती है, मसलन किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। बच्चों में फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर होता है किडनी का, ठीक है, उस वजह से हो जाता है। और भी इस तरह की इसकी निशानदेही डॉक्टर साहब कैसे होती है? हमें कैसे पता चला कि हमारे बॉडी में अब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गई है और किस वजह से हो गई है? इंडिकेशंस क्या होती हैं? देखें, बात सुने, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की निशानियाँ ज़रूर हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर बीमारी जो है उसकी कोई ना कोई साइन एंड सिम्पटम अपने होने का एहसास दिलाती है, बिल्कुल होने का एहसास दिलाती है। और हमें इसमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसकी निशानियां जो ब्लड प्रेशर की जो आपने फरमाया, सबसे अहम है कि आपकी जिस्म में, आपके बिहेवियर में इरिटेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, बेचैनी आ जाएगी, इरिटेबिलिटी, थोड़ी थोड़ी बात से आप नाराज़ हो रहे हैं, अच्छा, गुस्सा कर रहे हैं, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। सर दर्द, लोग समझते हैं कि जी सर दर्द है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आमतौर पे ये मिथ है। सर दर्द की कई वजूहात हैं। देयर आर मोर देन 50 रीजन ऑफ हेडेक। उसमें वन ऑफ द रीज़न जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना भी है। बिल्कुल सही। और वो भी बहुत ज़्यादा, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उसमें सर दर्द होता है।
अच्छा, इसके अलावा जो आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से जो होता है कि वो आँखों में दर्द, पट्ठों में दर्द, इरिटेबिलिटी, सर दर्द, ये आमतौर पे निशानियाँ होती हैं। अच्छा, कॉजेज़ क्या सामने आ रहे हैं ज़्यादा डॉक्टर साहब आपके पास जो केसेस आते हैं? क्या गलत रूटीन है, गलत खुराक है, बात बात पे गुस्सा करना, वो सारे क्या अवामिल हैं जो इसकी वजह बनते हैं? मैं समझता हूँ कि मॉडर्न दौर में जो सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर की, वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है। अच्छा, ना सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी जो बीमारियां हैं जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें शुगर आ जाती है, जिसमें स्ट्रोक आता है, फालिज की जो कंडीशन होती है, तमाम की तमाम जो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में ये बढ़ जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेस में ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, जो आपका हार्ट अटैक में करती, सारी चीज़ें ये कर रही हो। यानी कि अगर आप बिला वजह अपने दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं तो आप अपने दिमाग को या अपने दिल को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। देखें जी, बात ये है कि एक तो मैंने बताया ना कि स्ट्रेस हो रही है जी, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है और ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है, देखना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर हमें भी विजिलेंट रहना चाहिए और अपने तौर पे हर बंदा जो है ये देख सकता है कि मैं ये तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। बाय बर्थ या जेनेटिक भी ये मामला होता है या इसके बाय बर्थ जो ब्लड प्रेशर होते हैं, मैंने बताया ना कि बाज़ दफ़ा सेकेंडरी जो बच्चों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, बहुत छोटे बच्चों में हो सकती है। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं तो उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो ड्यू टू सम रीज़न, यानी ब्लड प्रेशर किसी वजह से हो रहा है, जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, कोई रुकावट आ रही है, ब्लड फ्लो में कोई रुकावट आ रही है तो उसकी वजह से हो रहा है, किडनी में कोई ट्यूमर है उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मेनली जो आती हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ये होती हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ग्रेजुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह और प्लाक्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, वो थिक हो जाती हैं और थिक होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और बॉडी ये देखे ना, बॉडी कोशिश करती है कि ब्लड प्रेशर इतना करे ताकि उसकी जो ब्लड फ्लो है वो तमाम ऑर्गन्स में वो पहुंच जाए। ठीक, तो इसकी वजह से वो उसका हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, ये जेनेटिक या छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई खातून प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, दबाव का शिकार है, कोई गलत मेडिसिन ले लेती है या कुछ ऐसी गलतियाँ करती है तो उसके असरात होने वाले बच्चे पर भी होंगे? बिल्कुल होते हैं। मकसद है, एक हम प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन भी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कहते हैं, और उसमें बड़ा ही केयरफुल होना पड़ता है और उसमें जो है मेडिसिन भी ख़ास किस्म की इस्तेमाल होती हैं। हर मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं होती, उसकी डिफरेंट मेडिकेशन। बिल्कुल सही है। वो जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपकी टोटली रूटीन डिफरेंट है। देखें, बात सिंपल सी है कि हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन और क्वैकरी बहुत ज़्यादा है जी। यानी आप फार्मेसी पे चले जाएं तो वो खुद ही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, ले जी ये ले लें। हालांकि इतना ख़तरनाक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन गलत यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चा जो है वो अपाहज हो सकता है। अल्लाह, सबसे बड़ी बात है, पहले 3 माह जो होते हैं उसमें जो है ना ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, बच्चे को जो फीटस का पहले 3 मंथ्स है ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, और उसमें हमने देखा है कि बाद मेडिकेशन यूज़ करने से बच्चे जो हैं उसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग, ये मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब जिसका मैंने जिक्र भी किया कि कोविड के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद भी जो वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती रही, चाहे वो मॉडर्ना हो, फाइज़र हो, दीगर हो, चाइनीज़ वैक्सीनेशन थी, बड़ी उसके खिलाफ कंपेन्स चली, सिविलाइज माशरों में चली, लोग हज़ारों लाखों की तादाद में सड़कों पर आए, उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन नहीं लगानी। इवन फाइज़र के जो ऑनर थे, हेड थे, उन्होंने खुद अपनी कंपनी वैक्सीन नहीं लगाई थी। मसला ये था, वो कहते हैं कि जी ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा गेम प्लान है। हमने देखा फिर कोविड के बाद हार्ट अटैक के वाक़यात बढ़ गए, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। तो क्या कोई ताल्लुक इसका है कि वैक्सीनेशन के मनफी असरात इंसानी जिस्मों पे आना शुरू हो गए हैं? देखिए जी, कोई भी मेडिसिन होती है ना या वैक्सीनेशन होती है तो वो बड़े ट्रायल्स के बाद जो है वो मार्केट में आती है। लेकिन उस वक्त तो कोविड के मौके पे तो मौका ही नहीं मिला, उस वक्त मौका ट्रायल का, वो तो इमरजेंसी में इंसान को तजुर्बा के तौर पर कर दी गई। बिल्कुल, वो हालात ऐसे थे कि जितनी जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन जान छुड़ाई जाए कोविड बनाया गया है ताकि उसके जो है बचत हो सके। देखें, साइंटिफिक रिसर्च जो है ये ऐसे ही नहीं होती कि बंदा हैप्पैज़र्ड करनी शुरू कर दे, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो साइंटिस्ट हैं
वो ऐसे ही कोई चीज़ किसी की नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाते, उसका उसमें साल उसमें दहाइयाँ लग सकती हैं, सदियाँ लग सकती हैं। और उसमें मकसद यही होता है कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करें, दुरुस्त, क्योर ऑफ डिजीज़ करें। तो देखें, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वैक्सीनेशन के लोग काफ़ी ख़िलाफ़ हैं, पोलियो के इसी तरह लोगों के ज़हनों में है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम था, मुझे पता है कि आज से कोई 15-20 साल पहले हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा होता था। अभी क्या है, अभी हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नापे रकम हो गया, पता ही नहीं चलता, हेपेटाइटिस सी ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्यों है? वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन की वजह। मुख्तसर बताइएगा कि क्या क्या पॉजिटिव चेंज लाने हैं हमें अपने रूटीन के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, और हमें मेंटली भी वो क्या तब्दीलियाँ लानी है जिससे हम हाइपरटेंशन से। देखें, बहुत ज़बरदस्त बात की है। हर बीमारी में मैं समझता हूँ कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? डाइटरी चेंजेस आप लेके हैं। हाइपरटेंशन के लिए एक डैश डाइट होती है, वो डैश डाइट ये है कि आपका जो नमक का इस्तेमाल है वो कम कर दें, कम से कम 2.3 जो मिलीग्राम जो होता है ना वो आपने करना, उससे कम, या फिर यानी एक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप साल्ट यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट है, तो 1 चम्मच जो साल्ट होता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें पूरे 24 आवर। बिल्कुल ठीक। तो ये हमें देखना चाहिए। आप देखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो तो मस्ट है। देखें जी, लाइफस्टाइल में नंबर 1 आपकी डाइटरी चेंजेस हैं, नंबर 2 जो है आपकी एक्सरसाइजेज हैं, नंबर 3 तीसरा दिमागी तौर पर भी खुद को फ्री रखें ना, वो जो आपने दबाव वाली बात है, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है, टॉपिक ऐसा है, इस पे घंटों बात की जाए तो मेरे ख्याल में तब भी कम होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, दिमागी तौर पे भी, फिज़िकली भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। बागों का शहर लाहौर, जिसको तजावुज़ात से पाक करने के लिए अब ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और बीड़ा उठाया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने, जिन्होंने तजावुज़ात से पाक पंजाब विजन के तहत ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। और शहर की 100 के करीब छोटी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे 40 के करीब मार्केट्स में ये ऑपरेशन अभी तक किया गया है। तो लाहौर की सबसे बड़ी कारोबारी मार्केट है शाह आलम मार्केट, जहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं खुद ज़ाती तौर पे भी वहाँ पे लास्ट वीक गया था। तो जो इक़दाम किए जा रहे हैं काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन हुआ है वो कई साल पहले की वो सारी जो वहाँ पे तैयार की हुई मार्केट्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इस ऑपरेशन के बाद लोग वहाँ से आसानी से गुजर भी सकेंगे, कारोबार भी कर सकेंगे। तो शबीर हैदर हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि कितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है। शबीर, बताएगा कि कब तक तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा लाहौर भर में, और कहाँ कहाँ ये ऑपरेशन हो रहे हैं? और इशाल, बागों के शहर लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के लिए 3 माह से जो है ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला वो जारी है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये शाह आलम मार्केट है, यहाँ पर भी ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन अरसलान को ये मनाज़र दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सामान है ये उठाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ लाई गई हैं और गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त अब तक जो है तकरीबन 100 के करीब जो है वो मुख्तलिफ रोड जो हैं उनको तजावुज़ात से क्लियर करवाया गया, और उसके साथ साथ दूसरी जानब 40 के करीब जो छोटी और बड़ी मार्केट्स हैं उनको तजावुज़ात से जो है वो खाली करवाया गया है। अगर मैं बात करूं रोड्स की तो उसमें मार रोड है, जे रोड है, और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड रोड है, MM आलम रोड है, और जो टाउन मेन बुलेवार्ड है, और इसके साथ साथ मॉडल टाउन लिंक रोड है, और दूसरी जानब फिरोजपुर रोड। ये तमाम जो रोड है उनको यहाँ से तजावुज़ात से बिल्कुल पाक करवा दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी जानब मार्केट्स की अगर बात करें तो मार्केट्स में जो है क्रीम ब्लॉक मार्केट है, इकबाल टाउन मून मार्केट है, शाह आलम मार्केट जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शादमन मार्केट है, और इसी तरह लिबर्टी मार्केट है, मॉडल टाउन लिंक रोड मार्केट है। इसी तरह दूसरी जो छोटी और बड़ी मार्केट्स हैं, समनाबाद मार्केट, गुलशन रावी मार्केट, ये तमाम मार्केट्स में जो है गैर कानूनी तजावुज़ात का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त
बहुत शुक्रिया शबीर अतर, हमें बता रहे थे काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी आपको याद होगा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे जो कि अपने साथ अमले के मौजूद थे और मुख्तलिफ बाइक्स के मुख्तलिफ गाड़ियों के टायर को पंक्चर किया जा रहा था। वो तरीका मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। आपको पहले चाहिए कि आप लोगों को, शहरियों को प्रॉपर पार्किंग्स प्रोवाइड करें, वो तमाम जगहें प्रोवाइड करें जहाँ पे अपनी गाड़ियों को, बाइक्स को पार्क कर सकें, फिर आप इस तरह के इक़दाम करें तो यकीनी तौर पे काबिल तारीफ़ होंगे। और ये जिनके सामान भी आप उठा रहे हैं उन्हें प्रॉपर जगह दी जानी चाहिए। एकदम से आप अगर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और आप ऑपरेशन करते हैं और तो उनको बेरोज़गार कर देना भी मेरे ख्याल में मुनासिब तरीका नहीं होगा। इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, काबिल तारीफ़ है, लेकिन उनको मुतबादिल जगहें या ज़राए भी प्रोवाइड करना हुकूमत की, रियासत की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। शबीर अतर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम इशू की। आपके इल्म में है मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में हैरानकुन इजाफा देखने में आया है और इसके बायस आम शहरियों के लिए इलाज मज़ीद महंगा हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ दवाओं की कीमतों में 200% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजूहात क्या हैं? तौकीरुल हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। माजी में हम देखते रहे कि इजाफा होता रहा और कभी उसको डिनाई किया जाता है, कभी उसको मजबूरी कहा जाता है। इस बार जो इजाफा हुआ है उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि हम देखते रहे कि जब डॉलर की कीमत चढ़ती है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ये मुतालबा होता है कि हमारे भी रेट बढ़ने चाहिए। इस बार क्या वजह बनी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं ये जो स्टेटमेंट है ना कि 200% प्राइस इंक्रीज हो गई है, ये इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। देखें, हकीकत ये है कि आपने देखा होगा कि 2 साल से बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात और एसेंशियल मेडिसिन जो हैं उनकी शदीद किल्लत थी और मीडिया पे बहुत शोर था। उसमें एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स थी, दिल के अमराज की प्रोडक्ट थी, ब्लड प्रेशर की थी, इवन हेपरिन जो किसी को हार्ट अटैक होता है वो लगाना ज़रूरी होता है, वो नहीं मिल रहा था। उसकी वजह ये थी पिछले 3 साल में जो डीवैल्यूएशन जो हुई है पाक रुपये की वर्सेस यूएस डॉलर और इसके साथ जो इन्फ्लेशन, तो ये बहुत सारी अद्वियात थी जिनकी पैदावारी लागत जो है वो इनकी जो हुकूमत ने प्राइस फिक्स की हुई थी उससे ज़्यादा हो गई थी। तो हार्डशिप के तौर पे इन कंपनीज ने ये अद्वियात को अप्लाई किया हुआ था। एक पॉलिसी है हार्डशिप केसेस की जो आप ड्रैप में अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको डोजियर देना होता है और प्रूव करना होता है कि वाकई ये दवा आप नहीं बना सकते इस प्राइस पे। तो वो वहां से अप्रूव होके 2 साल कैबिनेट से अप्रूवल नहीं आई, जिसकी वजह से ये तमाम टीबी की भी अद्वियात थी। अच्छा, अब वो फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने फाइनली उसको अप्रूव किया और इन हार्डशिप केसेस की जो अद्वियात थी जान बचाने वाली और एसेंशियल, उनकी प्राइस फिक्स की। उसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर वो गोली जो है वो 2 रुपए की थी तो उसमें नहीं बना पा रहे थे और जब वो 5 रुपए की प्राइस फिक्स की तो वो 200% इस तरह नजर आ रहा है। तो ये कुछ अद्वियात 160 अवाम को तो ये शायद 200% से भी ज्यादा महसूस हो रहा है तौकीर साहब, लेकिन अभी ये जो आप बता रहे हैं इस इजाफा, क्या बेहतर ना होता कि हुकूमत साथ बैठ के कोई लाहेअमल तरतीब दिया जाता? कुछ बोझ हुकूमत बर्दाश्त करती, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां बर्दाश्त करती, बजाय इसके कि सारा का सारा बोझ आम आवाम पे डाल दिया जाए और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी कीमतों में इतना इजाफा, तो ये तो फिर इंसानी जिंदगियों से खेलने वाली बात होगी ना तौकीर साहब? आप मेरी बात पूरी सुनिए, फरमाइए कि इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये अद्वियात जब नहीं थी, या ये स्मगल्ड मिल रही थी या जाली आना शुरू हो गई थी, और जो 2 रुपए की गोली थी वो 80-90 रुपए की मिल रही थी या मिल नहीं रही थी। तो अब वो 2 रुपए से जब 5 रुपए हुई तो अब अवेलेबिलिटी हुई ना, और उसके पीछे एक आप देखें तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ी। अगर ये ना करते तो ये सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल ना हो। तो ये कहना है 200, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जो इजाफा हुआ है वो 15% के करीब हुआ। लेकिन यस, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ही, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक पॉलिसी के तहत हमने अप्लाई किया, ड्रैप ने उसको असेस किया, बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए होंगे जो कि प्रूफ नहीं कर पा रही होंगी कंपनी, जो ये उसके बाद ये प्राइस फिक्स हुई है। और इसका जो अच्छा असर ये है कि जाली अद्वियात का तकरीबन खात्मा हो नहीं, गया है। अभी आप ये इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि मार्केट में किसी किस्म की जाली अद्वियात मौजूद नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मौजूद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बहुत हद कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि देखें जो ये सारी इंपॉर्टेंट दवा जब नहीं मिलती ना, मार्केट पर नहीं होती, तो जो जाली अद्वियात बनाने वाला माफिया होता है उसके लिए तो चांदी हो जाती है कि वो फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं।
तो जब ये अवेलेबल हो गई हैं तो बिल्कुल इस पे ड्रैप ने भी अभी हमें उनसे भी हमारी बात हुई, इस पे अब कंट्रोल होना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि तमाम अद्वियात की प्राइस जो है वो 200% बढ़ गई है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जो लेटेस्ट IQVIA जो इंटरनेशनल मॉनिटर करता है प्राइसेस को, तो ओवरऑल जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 15% हुआ है। लेकिन कुछ अद्वियात जो कि गवर्नमेंट ने प्राइस ये फिक्स की थी और इसकी और बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अदरवाइज तो ये अद्वियात मिल ही नहीं, बना ही नहीं सकते। अब जैसे हाइप्रिन की मैंने एग्जांपल दी, लोगों के हार्ट की सर्जरीज जो हैं वो रुकना शुरू हो गई थी, वो 1500 रुपए में नहीं मिल सकती। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है तौकीर साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, एक आम पाकिस्तानी ये समझना चाह रहा है कि पिछले लगभग 2 सालों से डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ी, तो आपको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इन अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की? यही तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से डिवैल्यूएशन हुई है, वो तो हर चीज़ की हुई है, तो फिर क्या बाकी चीज़ें भी महंगी हुई? बाकी चीज़ें तो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि महंगाई में कमी आ रही है, हर चीज़ की कीमतें कम की जा रही हैं, तो फिर इन दवाओं में इतना इजाफा जस्टिफाइड है? देखिए आप बात सुने, आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में जो डिवैल्यूएशन, कोई एक चीज़ बता दें जिसकी प्राइस ना बढ़ी हो, ठीक है? हर चीज़ की, आप रोटी जो 10 रुपए से वो 30 रुपए पे चली गई, तो हम भी तो यहीं बैठे हुए ना, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। फिर बिजली की आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कहाँ चला गया, एनर्जी कॉस्ट देख लें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हर अगर ये थोड़ी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आज भी हमारी अद्वियात, अगर आप इंडिया बांग्लादेश से देखें तो अद्वियात हमारी अभी भी सस्ती हैं। और इंशाल्लाह जो देखें, एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस आना शुरू हो गया था, ये अद्वियात अगर अवेलेबल ना होती, जिसको बहुत शुक्रिया, मिर्गी का दौरा है और उसको अगर दवा नहीं हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हर चीज़ महंगी हुई है, तो हमारी मजबूरी थी इस महंगाई को आवाम पे कन्वर्ट करना या उनके ऊपर मुसल्लत करना, क्योंकि हुकूमत हो या फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो, उनके पास एक ही ऑप्शन नज़र आती है कि अवाम के ऊपर उसका बोझ डाला जा सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।